जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राहुल कुमार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से कम भी तो आप इस चैप्टर को यदि सही से पढ़ते हैं तो आपको कम से कम बोर्ड में 10 नंबर यहां से फिक्स है। अब वो 10 नंबर कौन सा है, आपको जब तक इस चैप्टर को अच्छे से गहराई से जब तक इसको नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो आपको आने वाला है नहीं। तो आइए इस आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग क्लास 9th में कुछ चीजों को पढ़े थे, है ना, इससे रिलेटेड उसमें उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आ गया है आपका क्या, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है पर बच्चों, है ना। सबसे पहले क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। ये युग्म एक नया शब्द आ गया। इस युग्म के बारे में हम लोग क्लास 10th में जानेंगे, युग्म का मतलब। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो चर। तो दो चर जैसे मान लीजिए कोई भी दो चर x होगा या तो फिर y होगा, कोई भी दो चर x, और अमूमन इसमें हम लोग दो चर में x और y ही मानते हैं। हालांकि p और q भी मान सकते हैं, m और n कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x और y माना जाता है। और यहाँ पे रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? रैखिक समीकरण वैसे समीकरणों को कहा जाता है जिसमें चर का जो घात होता है ना, चर का जो घात होता है वो कितना होता है? एक होता है ना। रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है प्यारे बच्चों? एक होता है ना। और दो चर यानी कि एक। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देने चाहे तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है क्या, इसका एक एग्जांपल हो सकता है 2x + 3y, है ना, बराबर 0। ये एक तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक तरह से ये एग्जांपल हो गया, है ना। उसी तरह से लेकिन यहाँ पे हम लोग युग्म के बारे में जानेंगे। आखिर ये युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयर, या इसको हम लोग जोड़ा कह सकते हैं। यानी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस तरह का एक और समीकरण इसमें हो जाएगा, जैसे 3x + 5y = 1, ये जब दोनों साथ साथ रहेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। और देखिए एक बहुपद होता है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? जैसे हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले चैप्टर में लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में। जैसे बहुपद क्या होता है? जैसे x² + 2x और +3, ये एक प्रकार का क्या है? बहुपद है ना। तो बहुपद और समीकरण क्या होता है? ठीक है, तो बहुपद में आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें पूरा का पूरा एक पद होता है। और समीकरण क्या होता है? जैसे समीकरण x + y = 0, यानी समीकरण बराबर, इसमें बराबर नहीं होता है, लेकिन समीकरण में बराबर के उस साइड में कुछ होता है। बराबर 0 हो या बराबर में 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुपद में बराबर ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी समीकरण जो होता है बराबर के साथ होता है, जबकि बहुपद क्या होता है? बहुपद वो घात के रूप में होता है ना। बहुपद किस रूप में होता है? बहुपद में बराबर में कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा आपको सोचना नहीं है बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होगा। तो सबसे मेन अंतर तो यही होगा कि बहुपद में बराबर में कुछ भी नहीं होता है, यानी बहुपद के साथ बराबर का साइन नहीं होता, जबकि समीकरण यदि हो जाए, समीकरण में बराबर के साथ में क्या होता है? कुछ ना कुछ टर्म होता है, 0 या कुछ भी इस तरह से टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे? सबसे पहला दो चर क्या होता है? x y के रूप में दो चर को मान सकते हैं। रैखिक समीकरण जिसमें चर का घात कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ही, युग्म तो खैर अभी बात की बात है, हम लोग कक्षा 9th का कुछ रिवाइज कर लेते हैं, है ना।
कक्षा 9 का कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कक्षा 9 का हम थोड़ा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आइए इसका क्या है, जैसे आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल है 2x + 3y। इसमें देखिए चर कितना है, 2 है। चर कितना है, 2। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 चर। चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या इसमें प्यारे बच्चों 2 है। 2 चर वाला क्या है ये, 2 चर वाला, इसमें घात क्या है, पावर कितना है, पावर मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 चर वाला द्विघात समीकरण इसको हम कह सकते हैं। कैसा समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण इसको कहेंगे। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, इसमें कितना समीकरण है, इसमें कितना चर है, 1 चर, 2 चर और यहाँ पे 3 चर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 3 चर वाला कैसा समीकरण है, इसको हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें घात कितने हैं, घात इसमें 1 है। इसको 3 चर वाला रैखिक समीकरण कहा जा सकता है। इसको देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, इसमें एक तो 2 चर है, चरों की कितनी संख्या है, 2 चर, x - y बराबर क्या है, 1 है। इसमें चर की संख्या कितना है, 2, लेकिन घात कितना है, घात 1 है। तो 2 चर वाला इसको हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण। 2 चर वाला क्या कह सकते हैं, इसको रैखिक समीकरण कहा जा सकता है। उसी तरह से देखिए, ये भी एक प्रकार का समीकरण है। समीकरण का मतलब क्या होता है, जो बराबर के साथ आ जाए और बराबर के उस तरफ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कितने सर, इसमें 1 चर है। इसमें कितने चर है, 1 चर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 चर वाला। कितने चर वाला, 1 चर वाला। और ये आपका क्या है, त्रिघातीय है। कितना घात है इसमें, त्रिघातीय समीकरण इसको हम कह सकते हैं। 1 चर वाला त्रिघातीय समीकरण ये है। उसी तरह से इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 2 चर है और घात कितना है, 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं 2 चर वाला, क्या कह सकते हैं, रैखिक। 2 चर वाला इसको हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन घात कितना, यहाँ पे p का पावर 2 है, यहाँ पे q का पावर कितना है, 3 है ना। तो p का पावर 2, मैक्सिमम घात इसमें कितनी है, 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 चर वाला त्रिघातीय समीकरण, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 चर वाला त्रिघातीय समीकरण। अभी हम लोग युग्म के ऊपर अभी आए नहीं है। युग्म है ना, ये किस रूप में होता है, इसके ऊपर अभी हम लोग बिल्कुल भी आए नहीं है ना। अभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस तरह से कक्षा 9th में हम लोग कुछ इस तरह का चीज जाने थे, है ना, जिसमें 2 चर होता था लेकिन एक ही समीकरण होता था, समीकरण का युग्म नहीं होता था। यानी एक ही समीकरण से हम लोग वहां पे ग्राफ भी निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या क्या है ना। इस चैप्टर में, जो चैप्टर मेरा क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वही सबसे पहले हम लोग चैप्टर फ्लो के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग 3.1 में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि से, है ना। यहां पे आप लिख सकते हैं 2 चर वाले रैखिक, है ना, समीकरण का युग्म का हल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हम लोग कितने तरीके से इसको यहाँ पे पढ़ने वाले, क्लास 10 में 4 प्रकार से पढ़ने वाले। कितने प्रकार से, एक है आपका ग्राफीय विधि, ध्यान दीजिएगा, एक कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद एलिमिनेशन विधि, है ना, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। और लास्ट है ब्रज गुणन विधि। प्यार बच्चों, देखा जाए तो ये चारों आसान है अपने अपने जगह पे। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये, कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए चारों जो विधि है वो चारों आसान है, लेकिन हम लोग इसमें चारों विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ग्राफीय विधि
से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे। उससे पहले, है ना, उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग सबसे पहले जानेंगे सामान्य रूप, है ना। दो चर वाले रैखिक युग्म का सामान्य रूप क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप, इसके लिए एक फॉर्मेट है। इसका जनरल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से, इसका एक एग्जाम्पल यदि दिया जाए, है ना, तो आराम से आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर, या बराबर के जगह पे यहाँ पे प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। और एक और इक्वेशन ले सकते हैं 5x माइनस 6y प्लस 10 बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये अब ये आपका युग्म हो गया। पहले हम लोग क्लास 9th में एक ही समीकरण के सहारे जीते थे, एक ही समीकरण का सहारा था। क्लास 10th में हम लोग दो दो समीकरण को एक साथ हल करने वाले हैं, है ना। वहां एक समीकरण से ग्राफ खींचे थे, यहाँ पे हम लोग दो दो समीकरण से ग्राफ को क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। कि दो दो समीकरण से ग्राफ आखिर कैसे खींचाएगा उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। अब यहां से सोचने वाली बात है कि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या है, यहाँ पे a है, y का गुणांक क्या है, b1 है ना। x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, और c1 को अचर पद कहते हैं। और दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 बोल रहे हैं, है ना, y के गुणांक को b2, और ये आपका अचर पद हो गया c2 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहां से यदि इसको निकालने की कोशिश करें तो यहां से आप देखिए, तो यहां से a1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां से c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहां से a2 का वैल्यू दूसरे समीकरण में a2 का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, है ना। b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ये हम लोग फॉर्मेट एक तरह से ये है, मेन आपको ये ध्यान में रखना है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये जनरल फॉर्म है, ये एक प्रकार से सामान्य रूप है। अब यहां से हम लोग ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो उसका हल कितना मिलेगा, ग्राफ कितना तैयार हो सकता है, किस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, और उसका हल किस प्रकार से होता है, तो उसको हम लोग अगले पेज पे देखने वाले हैं। आइए फिर से हम इस चीज को हम अगले पेज पे लिखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, है ना, समीकरण युग्म का सामान्य रूप। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से 3 केस चलता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहां से कितना केस चलता है, 3 केस। तीनों केस को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला क्या है,
सबसे पहला क्या है कि यदि, है ना, यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला केस क्या है कि यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में, है ना, तो पहला जो याद रखने की चीज है, रैखिक युग्म समीकरण का हल अद्वितीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अद्वितीय प्राप्त होता है। ठीक है, क्या सीखें? A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं हो तो उस रैखिक समीकरण युग्म का यदि हल प्राप्त करेंगे तो उसका हल कैसा मिलेगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल। जब अद्वितीय हल निकलेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा कि जब अद्वितीय हल निकलेगा तो इसका जो ग्राफ होगा, है ना, इसका ग्राफ होगा, है ना, लिखेंगे दत्त समीकरण का, माने इस तरह का जब ये कंडीशन होगा तो दत्त समीकरण का आलेख, ग्राफ का मतलब ही होता है क्या? आपका आलेख। दत्त समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। मतलब वो दोनों समीकरण से यदि हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से काटेगा, है ना, एक बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा? कट करेगा। और इसी तरह से एक चीज और इसमें ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना है? तो मेन चीज इसमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, यहां पे लिख सकते हैं, अतः दत्त रैखिक समीकरण का हल कैसा? संगत हल प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं कैसा हल? संगत हल प्राप्त होता है। अब यहां से ध्यान देना है, मेन ध्यान देना है क्या? मेन जो हम गोल घेर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मेन इसमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहला इसका जो हल है वो क्या? अद्वितीय प्राप्त होगा। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? प्रतिच्छेदी मिलेगा। और इसको कैसा समीकरण कहेंगे? संगत हल कहेंगे, या संगत समीकरण इसको कहा जाता है। कब? ये तीनों कंडीशन कब होगा? जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा केस के ऊपर आते हैं, है ना। सेकंड केस क्या है? दूसरा केस है यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 हो, यानी तीनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का हल रैखिक समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल प्राप्त होता है। कितने हल? अनेक हल प्राप्त होता है। मतलब एक नहीं बल्कि अनेक। यहां पे कितना हल मिल रहा था? इसमें अद्वितीय हल मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक हल, लेकिन इसमें कितना हल मिलेगा? असंख्य हल, अनेकों हल प्राप्त होगा। तो जब अनेकों हल प्राप्त होगा तो उसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, है ना, उसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ठीक है, तो लिखेंगे दत्त रैखिक समीकरण युग्म का दत्त समीकरण युग्म, यहां पे लिखना पड़ेगा युग्म, दत्त समीकरण युग्म का आलेख कैसा प्राप्त होगा? समपाती प्राप्त होगा। समपाती
संपाती प्राप्त होता है। दत्त समीकरण युग्म का आलेख कैसा प्राप्त होगा? संपाती कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए एक समीकरण से, जैसे दो समीकरण है ना, एक समीकरण से जब ग्राफ खींचे तो इस तरह का ग्राफ मिला, और दूसरा समीकरण से ग्राफ जो पुनः जो ग्राफ है बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगा, एकदम कोलिनियर हो जाए, एकदम ग्राफ का लाइनिंग बिल्कुल दोनों लाइनिंग एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समपाती कहा जाता है। तो इस प्रकार, और एक तीसरी बात है ना कि जैसे यहाँ पे संगत हल, तो इसका भी हल कैसा, इसको कैसा हल बोलेंगे? तो यहाँ पे भी हम संगत ही हल बोलेंगे। दत्त समीकरण युग्म का हल संगत हल प्राप्त होता है। कैसा हल? संगत हल प्राप्त होता है। दत्त समीकरण युग्म का कैसा हल प्राप्त होगा बाबू? संगत हल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये दो केस। तीसरा केस क्या है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तीसरा केस ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू, यानी कि तीसरा बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो लिखेंगे रैखिक समीकरण का हल, रैखिक, है ना, समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का हल, या रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, है ना। कोई हल प्राप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक हल मिला, इसमें अनेकों हल मिला, लेकिन इसमें एक भी हल नहीं मिलेगा। कब? जब ये कंडीशन आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, है ना। अतः दत्त रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा प्राप्त होगा, है ना। रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं, आलेख, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखा प्राप्त होगी। समांतर रेखा कहने का मतलब है कि दोनों ग्राफ से एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, यानी कि इस तरह का, एक इस तरह से और दूसरा भी इस तरह से, है ना। तो इस कंडीशन में चाहे उधर बढ़ा दीजिए चाहे इधर बढ़ा दीजिए, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा। जब कट ही नहीं करेगा तो कहां से हल की प्राप्ति होगी? यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है तो एक हल मिल रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल कोलिनियर हो जा रहा है तो अनेक हल, लेकिन वहां पे कोई हल नहीं। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं दत्त रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत प्राप्त होता है, असंगत प्राप्त होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग, हाँ चलिए, ये तीन बातें हमेशा याद रखिएगा। कब ग्राफ समानांतर प्राप्त होगा, कब ग्राफ संपाती प्राप्त होगा, और कब ग्राफ प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा, उसके लिए तीन कंडीशन को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ना। और ये जो चीज हम आपको बताए हैं, ये जो तीन टॉपिक बताए हैं, है ना, ये आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट 2-3 चैप्टर में आपको ये काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत आपको काम आने वाली चीजें हैं, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसको हम लोग, तो इसमें ग्राफीय विधि सबसे पहला 3.1 चैप्टर में लोग क्या सीखेंगे? ग्राफीय विधि से इसका क्या सीखने वाले? हल सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक उदाहरण में है 2x - y बराबर 6 का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, है ना। 9th क्लास में किस तरह से ग्राफ खींचे थे उसको हम लोग देखते हैं कि 2x - y बराबर 6 का ग्राफ कैसे खींचेगा। तो ग्राफ को खींचने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले करना क्या होता है,
सबसे पहले इसका हल निकालना होता है ना। हल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरा दिया हुआ समीकरण दिया हुआ 2x माइनस वाई बराबर आपका क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, 6 प्लस क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब यहां से दो हल निकालना, ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम कितना हल चाहिए, 2 हल। बारी बारी से x और y का कुछ मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो यदि हम रख लेते हैं, यदि x बराबर, यदि हम x नहीं, यदि हम y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर कितना रख लेते हैं, 0। सोचिए, तो y बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो अपना देखिए, तो इसको हल कर लेते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0, है ना। तो अपना x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3, यानी x बराबर कितना हो गया, 3। कब x बराबर 3, x, y अपना क्या आ गया, क्या आ गया, 3, क्या आ गया, 0। x का वैल्यू 3, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3। पुनः इसको फिर से हम हल करेंगे। अबर में यदि x बराबर 0 रखेंगे, यदि अबर में क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0, तो x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया, देखते हैं, है ना। तो 2x बराबर 6 प्लस क्या है, y है। ठीक है, 2x बराबर 6 प्लस y है ना। x का वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है। तो 2 इंटू 0 बराबर 6 प्लस वाई, 6 को इधर लेके आ जाइए, ये तो पहले 0 हो जाएगा, 0 बराबर 6 प्लस वाई। तो y बराबर अपना क्या हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा, 6। यानी देखा जाए तो x y का मान मेरा क्या आ जाएगा, x y का मान कितना हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए, किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है, दो मान की आवश्यकता होती है। आइए अभी हम इसको पहले ग्राफ खींचते हैं। ये 9 क्लास में सीखे हुए हैं। यहाँ पे एक ग्राफ, इसी तरह से एक समीकरण और आ जाएगा तो उससे भी ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं, देखिए ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, और दूसरा x अक्ष लेना है एक ठो। चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए ये अपना हो गया x अक्ष, और इसको कौन सा अक्ष कहेंगे, y अक्ष। आप लोग ग्राफ खींचे होंगे तो आप लोग को ये जरूर सीखे होंगे। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां पे कट करती है उसको मूल बिंदु कहा जाता है। उसको कौन सा बिंदु कहा जाता है, यहाँ पे कट कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, और मूल बिंदु से दाईं ओर जितने भी वैल्यू होते हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। तो आइए इसको पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं। 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये कितना है, 6 है। उसी तरह से x अक्ष से ऊपर यानी वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6। उसी तरह से इधर में वैल्यू को क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1 -2, ये आपका -3 -4 -5 -6। उसी तरह से y अक्ष नीचे में भी निगेटिव होता है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट का नोटेशन करेंगे। पॉइंट का क्या करेंगे, नोटेशन करेंगे। सबसे पहला जो मेरा बिंदु है x, y इज इक्वल टू 3, 0 है ना। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 कहां पे आएगा, तो याद रखना है x निर्देशांक और y निर्देशांक में से दोनों में से यदि कोई एक 0 होगा तो वो अक्ष पे चला जाता है। अब किस अक्ष पे चला जाता है उसको ध्यान में रखना है। तो x का वैल्यू मेरा कितना, x का वैल्यू मेरा 3 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये x अक्ष पे जाएगा। यानी कि ये जो बिंदु होगा आपका ये वाला बिंदु है, ये बिंदु आपका हो जाएगा क्या, 3, 0 आपका ये बिंदु हो जाएगा। उसी तरह से इस बिंदु को नोटेशन करते हैं, इसमें भी एक 0 है
वो x का वैल्यू 0 और y का बिंदु है, तो ये चला जाएगा y अक्ष पे। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -6 कहाँ पे है, y का वैल्यू देखिए -6 यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा 0, -6, ये आपका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे, दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला लेंगे, और मिलाने से जो मेरा ग्राफ खींचाएगा वही आपका क्या हो जाएगा। आइए इसको मिला लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा कलर को चेंज किया जाए, है ना, इसको येलो ही किया जाए। देखिए देखिए यही आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ खिंचाया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग 9th क्लास में सीखे थे, एक समीकरण से क्या करना था, ग्राफ खींचना था। इसी तरह का एक समीकरण और आ जाएगा, इसी तरह का एक समीकरण आ जाएगा, तो उससे भी हम लोग क्या खींच देंगे, ग्राफ को खींच देंगे ओवरऑल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा है प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1 पे हम लोग जाने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 क्या करा, देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो क्या यह मनोरंजक है, या इस स्थिति को बीजगणितीय या बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है ना। तो इसको बीजगणित के रूप में व्यक्त कर देना, या फिर ग्राफीय रूप में इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो बीजगणितीय रूप में और दूसरा ग्राफीय रूप में। आइए, तो सबसे पहले में चूंकि हम लोग बीजगणित सीख रहे हैं, तो इसको हम बीजगणितीय तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या था, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, इसमें दो व्यक्ति है, एक आफ्ताब है और दूसरा उनकी क्या है, पुत्री है। तो इन दोनों के एज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, इन दोनों के आयु को, वर्तमान आयु को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे। आइए तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो दो व्यक्ति हैं, एक आफ्ताब है और उनकी क्या है, पुत्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि आफ्ताब का उम्र है ना, आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र, क्या मान लिए, x मान लिए। आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना हो गया, x वर्ष हो गया। तो पुत्री का भी उम्र मान लिया जाए, है ना, दो चर वाले है ना, वेरिएबल है, तो पुत्री का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, पुत्री का वर्तमान उम्र को क्या मान लिया गया, यहाँ पे उम्र को क्या मान लिया गया, y वर्ष मान लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिया गया और उनकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या मान लिया गया, y वर्ष। अब कहता है, देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है, 7 साल पहले की बात। तो 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र, तो आज ना ये जो x वर्ष माना गया है वो आफ्ताब का प्रेजेंट उम्र माना गया, आज का उम्र माना गया है पुत्री का, लेकिन 7 वर्ष पहले तो कुछ और ही रहा होगा, है ना। तो आइए 7 वर्ष पहले चले जाते हैं, लिखेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब, आज आफ्ताब का उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले जाहिर सी बात है कि x - 7 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 7 वर्ष पहले पुत्री का क्या उम्र हो जाएगा, पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पुत्री का उम्र हो जाएगा y - 7, है ना। ये आपका वर्ष हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। चलिए, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए प्रश्न से क्वेश्चन बनेगा,
आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x था, तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो x माइनस 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 हो जाएगा, और 7 वर्ष पहले उसकी पुतली का उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 7। तो अभी हमने देखिए क्या क्या बराबर कर, लेकिन ये एक्चुअली में बराबर होगा नहीं, क्योंकि पिता बड़ा हो जाएगा, पुत्री तो छोटी रहेगी। लेकिन कह रहा है 7 वर्ष पहले मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी उस समय की, तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। यानी इसमें 7 से गुना कर देंगे, तब जाके दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसको हल करने की जरूरत है ना। तो कैसे इसको लिखेंगे, x माइनस 7 बराबर, इसको गुना कर लीजिए, 7y माइनस क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसको 7y को इधर कर देते हैं, 7 को इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, x माइनस 7y, और 7 उधर जाएगा, है ना। तो 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 42। और ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण क्या होगा आपका, फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, सॉरी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अब से 3 वर्ष बाद। मैंने अभी वर्तमान कितना है, x है, अब से 3 वर्ष बाद। तो फिर यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद किसका किसका उम्र, दोनों का उम्र। तो सबसे पहला आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और पुत्री का उम्र, पुत्री का उम्र भी कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। देखिए बाद में जब कहेगा तो जोड़ देंगे, और पहले कहेगा तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले कह रहा था तो 7 घट जाएगा, वहां पे 3 वर्ष बाद कह रहा था, दोनों का 3 वर्ष बाद ऐड हो जाएगा। अब पुनः यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु करा जाऊं, मैं यानी कौन, आफ्ताब। आफ्ताब 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी पुत्री भी तो 3 साल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं, इसमें बराबर तब होगा जब पुत्री में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तब आफ्ताब का उम्र पुत्री का उम्र बराबर हो जाएगा। आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद उस पुत्री की उम्र का कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9। 3y को इस तरफ करिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, और 3 उधर जाएगा, 9 में से 3 जाओ तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कह के आ रहा था, इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त, तो बीजगणित के रूप में यहां तक आपका व्यक्त हो गया, ये एक तरह से हो गया जो आपका कौन सा रूप हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। लेकिन अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, जो कि हम अगले पेज पे जा रहे हैं, है ना। इससे आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना करके इसको पता करना, हल पता करना है। तो आइए इसको ग्राफ बनाते हैं। तो पहला समीकरण मेरा क्या आया है, पहला आया है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 आया है ना। पहला समीकरण क्या आया है, पहला समीकरण आया है x माइनस 7y बराबर कितना आया है, माइनस का 42, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या आया है, 6 आया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, किस विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण का पहले दो दो हल निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, है ना। सबसे पहले इसको लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो यहां से देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 7y उधर जाएगा तो माइनस का 42, ये बराबर है माइनस का 42, और 7y उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 7y। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, x और y का दो मान निकालना है। सोचिए
सबसे पहला लिखते हैं, यदि थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे y का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू कितना ले लीजिए 0, तो y का वैल्यू यदि 0 ले लेंगे, y का वैल्यू कितना ले लेंगे 0, तो साथ में y 0 करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। चलिए यहां से निकाल ही लेते हैं। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा -42 प्लस 7 गुने 0, है ना। तो 7 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका क्या हो गया -42 हो गया। यानी देखा जाए तो x, y का मान आपका क्या हो जाएगा -42 और क्या बन गया आपका 0 बन गया। देख रहे हैं। उसी तरह से एक मान और क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे। यदि अबर में x बराबर ही क्या ले लो 0 ले लो, x बराबर ही क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो मेरा y का मान क्या निकलेगा, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, है ना। तो चेक कर लीजिए, x का वैल्यू 0 हो जाएगा और माइनस का 42 और प्लस का 7y, ठीक है। 42 को इधर कर दीजिए, तो 42 इधर जाएगा तो प्लस में 42 और यहाँ पे 7y, 7 से 42 कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि y बराबर मेरा कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब कि आपका समीकरण क्या आ गया, x, y जो हल मेरा मिला वो क्या मिला, x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 6 है। देख रहे हैं। तो ये एक तरह से आपका क्या मिल गया, हल मिल गया। उसी तरह से ये तो पहले समीकरण को लेकर के चले, इसमें भी कितना समीकरण मेरे पास है, इसमें मेरे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण और है। एक समीकरण क्या है देखिए, समीकरण 2 से चलते हैं अबर में। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर कितना है 6 है। x माइनस 3y बराबर कितना है 6 है। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y। अब यहां से देखिए बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि y बराबर हम सब ले लेते हैं तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर अपना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 0 रख देंगे, 6 प्लस 3 इंटू 0 तो इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो x, y जो मेरा मान मिल गया वो कितना मिल गया 6, क्या मिल गया 0 मिल गया। देख रहे हैं। उसी तरह से एक समीकरण, एक हल और चाहिए। अबर में क्या मान लेंगे, अबर में यहाँ पे मान लेंगे, यदि x बराबर क्या मान लेते हैं 0। एक बार कोशिश करिए y 0 मान लीजिए, एक बार x 0 मान लीजिए, तब दो मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यदि 0 लेके चलेंगे, x बराबर क्या लेके चलेंगे 0, तब देखिए यहां से क्या आ जाएगा 0 बराबर 6 प्लस 3y, 6 इधर आ जाएगा, -6 बराबर 3y, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि y बराबर क्या आ गया -2। इसका मतलब x, y एक हल मेरा क्या मिल गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। अब इसी मान से हम लोग क्या खींच लेंगे, ग्राफ को खींच लेंगे। तो थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि ग्राफ खींचने के लिए हमको पूरा का पूरा क्या मिले, स्पेस मिले। ग्राफ खींचने के लिए उसी तरह से क्या करना है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ठीक है, एक एक्स अक्ष, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्स अक्ष और इसको क्या कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, इसको एक्स अक्ष कहेंगे, इसको वाई अक्ष कहेंगे, है ना। अब यहां से सबसे पहले ये देखना है कि आपको ये देखना कि मान कौन कौन सा, मेरा एक इसमें मान -42 है, बड़ा लंबा मान है, और दूसरा मान कितना है मेरा 0, क्या है 6 है। ठीक है, और दूसरा मान यहाँ पे क्या है, इसमें है 6,0 है, लेकिन एक मान है जो थोड़ा बड़ा मान है, -42 है। एक मान आपका क्या है -42 है, तो -42 है, तो उसके जगह पे थोड़ा बड़ा बड़ा का फॉर्म में 6 का आपको अंतराल लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कहने को ये आपका जो मूल बिंदु कटा है आपको 0,0 ले लेंगे, लेकिन 6 का अंतराल इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मान है -42। 6 का अंतराल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 0 आ गया
पहला जो बिंदु ले लेंगे 6, वहां पे 1 लेते थे 2 लेते थे, 10 छोटा घर बराबर यहाँ पे कितना मानेंगे 6 इकाई मानेंगे, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा x का वैल्यू -42 है ना, ये 6×6=18 है ना, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा, सॉरी 6 पे 36 और यहाँ पे 36। इधर में ठीक है, इधर में आपको थोड़ा मान को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ेगा। आपका 6, 12, 24, 30, 36, 42। इधर में माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 30 और माइनस का 42। इधर में भी माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 24, ये 18 है, ठीक है, माइनस का 36, सॉरी 30 और माइनस का 36, और थोड़ा सा इसको हमको और आगे ले जाने की जरूरत है ना, इसको और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 36 है, माइनस का क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्राफ को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले इस समीकरण से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो पहला वाला क्या है मेरा -42,0, यानी ये वाला बिंदु जो है मेरा क्या हो जाएगा -42,0, ये मेरा बिंदु हो जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है 0,6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, देखिए वाला बिंदु, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये वाला बिंदु आपका आ गया, ये आपका है 0,6 है। अब इससे हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे, पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए आराम से इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका मिल गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा समीकरण से मेरा क्या, दूसरा समीकरण मेरा क्या है 6,0 है। दूसरा समीकरण क्या है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। दूसरा बिंदु देखिए मेरा ये बिंदु है ना, इस बिंदु को लिख सकते हैं 6,0, ये वाला बिंदु दूसरा बिंदु है। उसके बाद इस वाले में क्या है 0,-2, 0,-2, 0,-2 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 0,-2 अपना कहाँ पे आ रहा है, 0,-2 जो आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। अच्छा -2 यानी कि बिल्कुल ये -6 तो यहाँ पे आएगा आपका -2, ये आएगा, यानी ये वाला बिंदु जो है आपका आ रहा है। उसी तरह से यदि हम इसको खींचेंगे तो क्या मिल जाएगा अपना, इसको यदि हम ग्राफ खींचे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ग्राफ खींचा जाए, ठीक है। एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था मेरा, है ना, ये बिंदु है ना, कुछ इस तरह से, मतलब कि आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे ना तो एक्यूरेट है कि वो कहीं ना कहीं जाकर के आपका क्या हो जाएगा, कटेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपका कटेगा ही कटेगा, है ना, ये आपको और आगे बढ़ेगा। तो उससे जहां पे भी कटेगा ना, जहां पे भी कटेगा वहां से जहां से भी कटेगा ये बिंदु, है ना, ये ग्राफ थोड़ा बड़ा है, उस ग्राफ पे आपको बनेगा, जहां से भी ये रेखा जहां पे भी एक दूसरे कटेगा वहां से x और y का वैल्यू आपका क्या हो जाए, निकल जाएगा। x जहां पे भी कटेगा x का मान आएगा और y का भी मान आपको यहां से मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों ग्राफ जो है लगभग इसी तरह से खींचना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, आज हम लोग ग्राफीय विधि के बारे में सीखे, ठीक है। और क्या सीखे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल और ग्राफ किस कंडीशन में प्राप्त होता है उसके बारे में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो लेक्चर है बहुत ही आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बाकी का और भी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, अगले चैप्टर में। अगला दो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों को फिर से हम लोग इसको देखेंगे, है ना। चलिए तो 2 क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले क्लास में देखने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है,
एक आपका ये क्वेश्चन है और आपका एक ये क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन है, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। या फिर इसको यदि बीजगणितीय रूप देखना है तो बीजगणितीय रूप में हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कहता है बीजगणित में ग्राफ, इसको नहीं, इसमें तो कहा जा रहा है कि बीजगणितीय है ज्यामितीय, तो ज्यामितीय रूप में किस तरह से हल करेंगे आप देख सकते हैं, देखे ही है ना, ग्राफ को खींच करके, कैसे ग्राफ को खींच करके इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और बीजगणितीय रूप हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका ज्यादातर बीजगणितीय रूप ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद भी खरीदा इतने में, तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करे। तो इस क्वेश्चन को आइए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया, y रुपया। यानी एक बल्ले की कीमत 100 रुपया मान ली और एक गेंद की कीमत कितना रुपया मान ली, y। तो कहता है 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना रुपया, 3x रुपया, है ना। उसी तरह से एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना रुपया, 6y। तो ये भी, ये बल्ले 3 बल्ले की कीमत है और ये 6 गेंद की कीमत है, और ये भी आपका वही है। तो यहाँ पे हम बराबर क्या कर सकते हैं, 3900 कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, है ना। पुनः यहाँ पे प्रश्न से आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अबर में क्या कर रहा है कि उसने एक और बल्ला खरीदा तथा गेंद 3 गेंद खरीदा, कितना में, 1300 रुपया में। तो एक बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, और कितना गेंद कितना खरीदा, 3 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 3 गेंद का 3y, और टोटल कितना में खरीद रहा है, 1300 रुपया में। तो बराबर ये क्या हो गया, 1300 रुपया। ये समीकरण क्या हो गया, 2। यही बीजगणितीय रूप है, इसी को कहते हैं हम कौन सा रूप, बीज गणितीय रूप, हम इसी को कहते हैं। बस इक्वेशन तैयार कर लेना, इसी को कहा जाता है ना। केवल इसको हल नहीं ज्ञात करना, इसमें ये भी नहीं पूछ रहा है कि एक गेंद का कीमत निकालिए और एक बल्ले की कीमत, जब वहां पे कहेगा तो उस काम को करेंगे। फिलहाल ये बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था, जो कि इस तरह से। आप इसको ग्राफ भी खींच सकते हैं, ज्यामितीय रूप में भी ग्राफ भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को और देख ही लेते हैं, है ना। आज की इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश ही करेंगे। तो क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, है ना। तो पहले 2 केजी है, फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। तो 1-1 केजी का इसमें मान लेते हैं। ये भी लगभग क्वेश्चन पिछले जैसा था, पिछले जैसा ही है। क्या लिखेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं, 1 केजी 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। अब यहां से देखिए प्रश्न से बनेगा, क्या, प्रश्न से। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो यहां से देखिए 2 केजी सेब खरीदा और 1 केजी अंगूर खरीदा, यानी कि 2x, 1 केजी का 100 रुपया, तब 2 केजी का 2x रुपया सेब का मूल्य, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो एक ही केजी है तो y करेंगे, और बराबर टोटल का मूल्य कितना, 160 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 160। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से 1 महीने के बाद, यानी कि पुनः प्रश्न से, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या कर रहा है कि अबर में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। 4 केजी सेब यानी कि 4x, 4 केजी, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया था, 4 केजी का 4x, है ना। और 1 केजी अंगूर का यानी कि y कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है।
बराबर में क्या लिख देंगे 300, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही है बीजगणितीय रूप और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास था, है ना, जिसमें हम लोग क्या सीखे, जिसमें हम लोग पहला 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जाने और हल्का फुल्का ग्राफ भी खींचने के लिए सीखे। लेकिन अभी हम लोग ग्राफ आगे और भी सीखेंगे, और ये जो चीज हम बताए हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको ज्यादा फोकस करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का वेस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको पूछता है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ना। ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि ये a1/a2 बराबर b1 बिट नॉट इक्वल टू b1 बटे, तो इस स्थिति में उसका हल कैसा मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, इस पे पूरा का पूरा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम देखेंगे। चलिए, तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, है ना। अगले जो चैप्टर है वो आपका 3.2 चैप्टर, ये 3.1 चैप्टर था, 3.2 चैप्टर में मिलेंगे एनसीईआरटी बुक के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और खूब मेहनत, कितना मेहनत करिए कि आने वाला बोर्ड एग्जाम को आप बिल्कुल रॉक कर दें, एकदम धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल बहुत ही लाभप्रद आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।